हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। क्लास 8th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है। 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने देखा था कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक कंपनी में परिवर्तित होती है और किस प्रकार से बंगाल की सत्ता को अपने अधीन करती है और फिर सहायक संधि और उसके बाद हड़प नीति यानी विलय नीति के माध्यम से अन्य भारतीय रियासतों को अपने कब्जे में करती है। यहाँ तक हम देख चुके थे। अब उसके आगे देखते हैं कि ब्रिटिश कंपनी किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना शासन चलाती है, किस प्रकार से जो कंपनी ने रियासतों का अधिग्रहण किया था उनका शासन किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती है, वो हम आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर नंबर 3 है हमारा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ये चित्र है जिसमें 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण कर रहे हैं। यह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल की दीवानी ग्रहण कर ली थी। कंपनी दीवान बन गई थी। अब बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया था। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। यानी बंगाल की दीवानी मिलने का मतलब था कि कंपनी अब बंगाल से राजस्व वसूली कर सकती थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके और व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। बेशक कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई थी, लेकिन अभी भी कंपनी सिर्फ व्यापार ही करना चाहती थी। वो खुद बंगाल का शासन संभालना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि बंगाल का शासन कोई और करे, हम सिर्फ वहाँ से राजस्व वसूलें, हम सिर्फ वहाँ से पैसा इकट्ठा करें। इसके बाद समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए और लोगों के अधिकार किस तरह से तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। हम इस अध्याय में इन्हीं सब बातों का जिक्र करेंगे। तो देखते हैं कंपनी की आमदनी कैसे बढ़ी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे, यानी वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था। इन्होंने इतनी कम कीमत पर बंगाल से सामान खरीदा था कि बंगाल में उस सामान की कमी हो गई थी, जिसके कारण चीज़ों के दाम 2 गुने हो चुके थे। 1765 में जब इन्हें बंगाल की दीवानी मिली, उसके 5 साल के भीतर ये बंगाल को इतना लूट चुके थे कि 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करती थी, क्योंकि इनके पास भारत से मिर्च मसाले खरीदने के लिए कुछ था ही नहीं। ये अपने यहाँ से सोना चांदी लाते थे और भारत से मसाले, काली मिर्च, इलायची ये सब खरीदते थे। लेकिन बंगाल की दीवानी मिलने के बाद 1765 के बाद इन्होंने ब्रिटेन से सोना चांदी लाना बंद कर दिया।
अब ये बंगाल से ही राजस्व वसूलेंगे, उससे यहाँ सूती और रेशमी वस्त्र खरीदेंगे, अपने किलों का निर्माण करेंगे, फैक्ट्रियाँ बनाएंगे और उस माल को यहाँ से ब्रिटेन ले जाकर बेच भी देंगे। यानी वो यहीं के पैसे से यहीं का सामान खरीदेंगे और अपने देश ले जाएंगे। तो 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। लेकिन अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। ये चित्र है बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे और आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। तो ये चित्र है बंगाल के मुर्शिदाबाद का। अब आगे देखते हैं। सत्रह सौ 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग बंगाल की 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। आज जब 21वीं सदी में कोरोना महामारी से पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली थी, उसके कारण पूरे विश्व में लगभग 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन 1770 में जो अकाल पड़ा था, उसके कारण सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र में ही बंगाल में ही 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि शायद उस समय बंगाल का शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब क्या था, अब खेती में सुधार की ज़रूरत थी। अब इन्होंने महसूस किया कि अगर इन्हें अपने राजस्व बढ़ाना है तो खेती में सुधार की ज़रूरत है, लेकिन ये सुधार नहीं करना चाहेंगे, खुद ये सुधार नहीं करना चाहेंगे। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। यानी कंपनी को ये सोचने में 20 साल लग गए कि खेती में सुधार कैसे किया जाए। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि स्थायी बंदोबस्त, इसे कई नामों से जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त को ही कहा जाता है जमींदारी प्रथा या फिर 20वेदारी प्रथा, इसे कई नामों से जाना जाता है। कंपनी 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू करती है कुल ब्रिटिश भारत के लगभग 19% हिस्से पर। और किसके शासनकाल में? उस समय गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस। ये है कॉर्नवालिस। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो कंपनी 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू करती है और इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। यानी इस स्थायी बंदोबस्त के तहत जो राजस्व की कीमत तय की गई थी वो तय की गई थी 10/11। यानी ये जमींदार जितना भी राजस्व वसूलेंगे उसका 10/11 भाग कंपनी को देंगे और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखेंगे। और ये फिक्स था, इसमें आगे बढ़ोतरी नहीं हो सकती थी। लेकिन ये भी इतना अधिक था कि जमींदार इसे भी नहीं चुका पाए। और इसमें एक सूर्यास्त का नियम था कि अगर आप इस दिन सूर्यास्त से पहले वो राजस्व जमा नहीं कर पाते थे तो अंग्रेज जमींदारों की जमींदारी छीन लेते थे, फिर किसी और को जमींदारी दे दी जाती थी। तो ये जमींदारों के लिए सम्मान का प्रश्न हो जाता था कि अगर उनकी जमींदारी छीन जाती थी तो उनके लिए वो अपमान की बात होती थी। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। लेकिन ये भी काम नहीं कर पाई। इससे भी समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि राजस्व की दर बहुत ज़्यादा थी और जमींदारों ने भी खेती में निवेश को तरजीह नहीं दी। उन्होंने भी खेतों में निवेश नहीं किया, उन्होंने भी सिर्फ लगान वसूली पर ही ध्यान दिया। समस्या कहाँ आती है?
मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी, और जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। 19वीं सदी यानी 1801 से लेकर 1899 तक, तो 19वीं सदी के पहले दशक तक यानी 1810 तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, वो उसमें वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जमींदारों ने अभी भी ज़मीन में निवेश के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, और जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था, और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था, क्योंकि ये जमींदार जब चाहते किसानों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर देते थे। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था, यानी किसान लगान नहीं चुका पाता था, तो ये जमींदार उसे उसकी पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर देते थे। तो ये थी जमींदारी व्यवस्था। किस तरह से अंग्रेजों ने बंगाल में राजस्व वसूली के लिए जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था और उसकी क्या कमियां थी, उससे किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई, ये हमने देख लिया। यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें देखते हैं। बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का एक कथन। रैयत का मतलब होता है किसान। तो बंगाल के किसानों पर कोलब्रुक ने कहा था, बंगाल के बहुत सारे गांवों में कोई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे, यानी जो बड़े बड़े किसान थे वो खुद खेती नहीं करते थे, बल्कि वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूलते थे। 1860 में H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी। दो शब्द होते हैं, एक होता है किसान, दूसरा होता है काश्तकार। किसान का मतलब होता है जो अपनी ज़मीन पर खुद खेती करे, और काश्तकार का मतलब होता है जो ज़मीन को पट्टे पर लेकर खेती करे, उसके बदले में लगान चुकाए। तो जो काश्तकार थे उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। कोलब्रुक ने कहा है कि बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका और कर्जों के बदले बेगारी से दबे काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता, तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं, न ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। यानी काश्तकारों की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। अब देखते हैं जमींदारी व्यवस्था के बाद ये कौन सी व्यवस्था चलाएंगे। जमींदारी व्यवस्था के बाद ये दूसरी व्यवस्था लाएंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था। उससे पहले लाएंगे महलवाड़ी व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो, तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, उसके लिए होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, और जिसे 1822 में लागू किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी होल्ट मैकेंजी के द्वारा, और 1822 में। कहाँ? बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, जिसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। मैकेंजी को लगता था कि उत्तर भारत में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और हमें उन्हें बचा कर रखना चाहिए। फिर मैकेंजी के आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या फिर ग्राम समूह यानी महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था।
इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई थी। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय अब गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त के नाम से महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। यानी जमींदारी व्यवस्था के बाद इन्होंने शुरू की थी महालवाड़ी व्यवस्था, होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई थी 1822 में, जिसमें जमींदारों को नहीं बल्कि गांव के मुखिया को राजस्व कंपनी को राजस्व देने का जिम्मा सौंपा गया था। तो ये थी महालवाड़ी व्यवस्था। उसके बाद शुरू करते हैं ये दक्षिण भारत में मुनरो व्यवस्था, जिसे कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी मतलब किसान, रैयत का मतलब होता है किसान। अब सीधे किसानों से लगान वसूल करेंगे, यानी सीधे किसान ही राजस्व सरकार को दे सकते थे। ब्रिटिश सरकार को सीधे किसानों के द्वारा राजस्व दिया जा सकता था। दक्षिण भारत में ऐसी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? क्योंकि दक्षिण भारत में कोई बड़े बड़े भूखंड नहीं थे। दक्षिण भारत में पहाड़ी क्षेत्र है, छोटे छोटे खेत थे, और उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में जमींदार भी नहीं थे, बड़े बड़े जमींदार भी नहीं थे। इसीलिए सीधे किसानों के द्वारा ही राजस्व अदा किया जाएगा। इसीलिए दक्षिण भारत में लाई गई रैयतवाड़ी व्यवस्था। और किसके द्वारा लाई गई थी? मद्रास का गवर्नर था उस समय टॉमस मुनरो, उसके द्वारा ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी। मद्रास का गवर्नर ये था टॉमस मुनरो। देखते हैं मुनरो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों के द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाकर देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। तो मुनरो व्यवस्था यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था का दूसरा नाम है मुनरो व्यवस्था, और किसके द्वारा लाई गई थी? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, यानी दक्षिण में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े जमींदार नहीं थे। इसीलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से यानी रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये वक्तव्य आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ये वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया था? तो ये वक्तव्य दिया गया था टॉमस मुनरो के द्वारा। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। 3 प्रकार की व्यवस्था लाई गई शासन चलाने के लिए: जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था। लेकिन इसके बाद भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका ही नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार को लग रहा था कि जमींदार खेतों में निवेश करेंगे जिससे किसानों को फायदा होगा, लेकिन जमींदारों ने खेतों में कोई निवेश नहीं किया। उन्होंने भी सिर्फ राजस्व वसूली पर ही ध्यान दिया, और जिससे किसानों को इससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। अब देखते हैं यूरोप के लिए फसलें। अब कंपनी अलग अलग प्रकार की फसलें उगाने के लिए भारतीय किसानों को विवश करेगी। भारतीय किसानों के द्वारा जबरदस्ती कंपनी अलग अलग प्रकार की फसलें उगवाएगी। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहां यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। क्यों करेंगे फसलें पैदा भारत में? क्यों? क्योंकि यूरोप, ब्रिटेन कितना सा देश है, एक छोटा सा द्वीप है, वहाँ रहेंगे भी, ऊपर से द्वीप है, वहाँ रहेंगे भी और वहाँ फसलें भी पैदा करेंगे। तो इसीलिए भारत में फसलें उगाने पर जोर देंगे, क्योंकि ब्रिटेन में जगह ही नहीं है, छोटा सा तो वो देश है, और ऊपर से वहाँ 4 महीने सर्दी रहती है, ठंड इतनी पड़ती है, वहाँ 4 महीने की बर्फ़ जमी रहती है। इसीलिए वो भारत में फसलें उगाने पर ज़्यादा जोर देंगे।
18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। जैसे बंगाल में पटसन उगाएंगे, असम में चाय, संयुक्त प्रांत जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है उसमें गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल की खेती कराएंगे। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरतों की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की फसल उत्पादन की एक ऐसी ही पद्धति को अच्छी तरह से समझें कि कंपनी ने किस प्रकार से फसलों का उत्पादन किया। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? चित्र 5 और चित्र 6 में सूती कपड़े के छापों की तो तस्वीर दी गई है। ये चित्र 5 और चित्र 6। बाईं तरफ जो चित्र 5 की तस्वीर है ये वाली भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। ये कलमकारी छापे हैं जो भारत के हैं। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि कलमकारी जो कला है, कलमकारी छापे की जो कला है वो कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। इनमें क्या है? इनमें नील की खेती से जो नील प्राप्त होता था उसकी चमक की विशेषता बताई गई है। दोनों छापों में एक बात समान है। क्या? दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है और ये नीला रंग भारत में उत्पादित हुए नील से ही प्राप्त किया गया था। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि रंग किस तरह पैदा किया गया? देखते हैं कि नील किस तरह तैयार होता है। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मोरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। क्यों थी भारतीय नील की मांग? सबसे पहली शर्त तो यही थी कि नील का पौधा एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, उसके लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि ब्रिटेन शीतोष्णकटिबंध में पड़ता है। इसलिए 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। भूगोल इतिहास को बहुत प्रभावित करेगा, यह आपको ध्यान रखना है। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजार में पहुंचती थी और उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसीलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए एक वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। इस वोड नामक पौधे से भी नीला रंग बनाया जा सकता था और ये वोड नामक पौधा एक शीतोष्णकटिबंधीय पौधा था जो कि ब्रिटेन में उगाया जा सकता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। यानी जो इस वोड से नीला रंग मिलता था वो फीका होता था, वो जल्दी ही बेकार हो जाता था, लेकिन भारतीय नील की अपनी अलग चमक थी। इसलिए ये वोड का जो नीला रंग होता था वो भारतीय नील से अपनी कंपटीशन नहीं कर पा रहा था, भारतीय नील से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सभी उत्पादक जो नील खरीदना चाहते थे वो भारतीय नील को ही खरीदना चाहते थे। इसलिए जो यूरोप के वोड उत्पादक थे, जो वोड पौधे से नील तैयार करते थे, उन्होंने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वो भारतीय नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। अब बागान क्या है? बागान एक विशाल खेत होता है जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें? आपको याद रखना है कि बागानी फसलें कौन सी हैं। सीधा सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी बागानी फसलें हैं, तो कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास, ये सभी बागानी फसलों के अंतर्गत आती हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है।
18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके पास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे, और यह नील कहाँ से मिल सकता था? भारत से। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी थी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन के द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। यहाँ एक फैक्ट है कि 1788 में ब्रिटेन में जितना भी नील का आयात किया जाता था, उसमें भारतीय नील का जो हिस्सा था वो केवल 30% था। लेकिन 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। इन 20 सालों में ही भारतीय नील का हिस्सा, जो ब्रिटेन में नील आयात किया जाता था, उसमें भारतीय नील का हिस्सा 95% पहुंच चुका था। यानी ब्रिटेन में जितना भी नील आता था वो ज़्यादातर भारत से ही आता था। अब जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। यहाँ तक कि वो अपनी नौकरी भी छोड़ दी। उन्होंने बहुत से ब्रिटेन के जो अधिकारी थे, उन्होंने नील की खेती करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्होंने कर्ज लेकर नील के बागान लगाए। उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि नील से बहुत लाभ होने वाला है। यह एक चित्र दिया गया है सेंट डोमिंगो, जहां फ्रांसीसी शासन था। उनके जो सेंट डोमिंगो में गुलाम थे, उन्होंने नील की खेती के खिलाफ बगावत कर दी थी। सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत अगस्त 1791 में। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। तो फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की थी? 1792 में। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। अब नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती के दो तरीके थे, या तो बागान मालिक खुद खेती करे या फिर रैयत खेती करें, यानी किसान अपनी जमीन पर खेती करें। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज खेती और दूसरी रैयती खेती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वे जमीन खरीद लेते थे या फिर दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। लेकिन निज खेती की समस्याएं क्या थीं? निज खेती की समस्याएं। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। इस नील की खेती की समस्या ये थी कि नील की खेती केवल उपजाऊ भूमि पर ही हो सकती थी, और नील की ये समस्या है कि उसकी जड़ें बहुत गहराई में जाकर वहाँ के जल संसाधन को बहुत बड़ी मात्रा में सोख लेती हैं, जिसके कारण वहाँ दूसरी फसलें फिर पैदा नहीं की जा सकती। यानी जिस खेत में नील की खेती हो जाती थी, वहाँ पर खाद्यान्न फसलों को फिर नहीं उगाया जा सकता था। इसलिए नील की खेती की ये समस्या थी। तो नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही इन बागान मालिकों के हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थीं? उन्होंने जो नील की फैक्ट्री थी उनके इर्द गिर्द यानी उनके आसपास ही पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। लेकिन इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब भारत में किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। यानी नील की खेती उसी समय होती थी जब भारत में धान की खेती होती थी। यहाँ एक वर्ड है गुलाम। गुलाम किसे कहते हैं?
ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है, गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है, उसे कहते हैं गुलाम। तो यहाँ क्या था, बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 बैलों की जरूरत पड़ती। लेकिन हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। यानी 19वीं सदी के आखिर तक जो नील की खेती होती थी वो केवल निज खेती के अंतर्गत 25% जमीन पर होती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। बाकी जमीन किसान अपनी खेतों पर ही, यानी बाकी जो जमीन आती थी वो किसानों के अंतर्गत आती थी। किसान अपनी खेती पर, अपनी भूमि पर नील की खेती करते थे। बीघा क्या है? बीघा जमीन की माप की एक इकाई है। आज भी उत्तर प्रदेश में जमीन की माप के लिए बीघा इकाई का ही यूज़ किया जाता है। तो बीघा जमीन की माप की इकाई है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। तो बीघा जमीन की माप की एक इकाई है। क्या था? रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी एक सट्टा करते थे। एक पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। यानी ये नील की खेती करने के लिए किसानों से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करते थे और उन्हें पहले ही पैसा दे देते थे। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में वो उनसे नील की खेती के लिए इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते थे कि किसान उसे पूरा ही नहीं कर पाते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र फिर दोबारा शुरू हो जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए यहाँ पर और इधर है भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। यह यहाँ खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठर। नील का उत्पादन कैसे होता था? अब हम यह देखते हैं कि नील का उत्पादन कैसे होता था। नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम सिम्पसन का एक चित्र है। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधे को कारखानों में स्थित वेटस यानी होद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक होद का अलग काम होता था। जैसे नील के पौधों की पत्तियों को तोड़कर पहले कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस होद को किण्वन या फिर स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और होद में छान दिया जाता था। दूसरा होद पहले होद के ठीक नीचे होता था। यहाँ नील के पौधों को होद तक औरतें ही ढोकर लाती थीं। ये वो चित्र दिखाया गया है। अब उसके बाद क्या होता था? दूसरे होद यानी वीटर वाट कहते थे दूसरे होद को, उसमें इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पेंडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो होद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद नील की लुगदी को दूसरे कुंड यानी निथारण कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। ये होद में घोल हिलाने वाला ये जो मजदूर है, यहाँ खड़ा नील मजदूर होद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। वाट का मतलब होता है किण्वन अथवा एक संग्रहण पात्र। और ये बिक्री के लिए यहाँ नील तैयार हो चुका है। आप यहाँ उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में
डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मोहर लगा रहे हैं और पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये उसे काट रहा है, ये उस पर मोहर लगा रहा है और ये उसे सुखाने के लिए ले जा रहा है। अब देखते हैं, जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, यानी जो नील की खेती से बहुत आकर्षित थे क्योंकि उसे पहले ही पैसा मिल जाता था, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थीं। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। अब होता है नील विद्रोह, और उसके बाद क्या होता है? नील विद्रोह मार्च 1859 में। तो नील विद्रोह कब हुआ? मार्च 1859 में, यह आपको ध्यान रखना है। नील विद्रोह होता है मार्च 1859 में। किसके बाद? 1857 की क्रांति के बाद मार्च 1859 में होता है नील विद्रोह। बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, यानी जो भी नील बागान मालिकों के लिए काम करेगा उन्हें समाज से निकाल दिया जाएगा। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाला गुमास्ता, जो भी बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आते थे, उन्हें कहा जाता था एजेंट। उनकी भी पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों यानी लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर यानी नील के कॉन्ट्रैक्ट पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया था और लठियालों यानी लाठीधारी गुंडों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। अब वो किसानों को इकट्ठा करने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट इशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में एक खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। यहाँ एक गीत है, नील गांवों का एक गीत है। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं। इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। इनमें से एक गीत इस प्रकार था, मोला हाथी के बागान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार है, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। उसके बाद ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। यही था नील विद्रोह। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए फिर एक नील आयोग भी बना दिया गया। 1860 में नील आयोग का गठन किया गया।
इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। जो नील आयोग बना था उसने कहा कि नील की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने किसानों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को, यानी जो भी मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का भी निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसान, उनका नाम था पंडित राजकुमार शुक्ल, उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया था और महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी और नील विद्रोह के खिलाफ ही महात्मा गांधी ने इस नील उत्पीड़न के खिलाफ ही अपना पहला सत्याग्रह किया था 1917 में चंपारण से। यहाँ जब नील आयोग बना था तो उसकी नील आयोग के सदस्यों की और एक किसान की यहाँ बातचीत बताई गई है। भीख मांग लूंगा लेकिन नील नहीं उगाऊंगा। तो देखते हैं क्या बातचीत हुई थी। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। तो नील आयोग का गठन किया गया था 1860, ये आपको ध्यान रखना है। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह से दिए थे। WS सीटनकार नील आयोग के अध्यक्ष। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? WS सीटनकार नील आयोग के अध्यक्ष थे WS सीटनकार। उन्होंने पूछा था कि क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? तो हाजी मुल्ला ने कहा था, जो कि एक काश्तकार था, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। दूसरे जो नील आयोग के दूसरे सदस्य थे उनका नाम था श्री साले। उन्होंने कहा, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? तो हाजी मुल्ला ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, परंतु नील नहीं उगाऊंगा। तो ये था जो नील आयोग था उसके द्वारा जो भी बातचीत की गई थी किसानों से, उसका एक चित्र यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया है, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से ग्रामीण शासन व्यवस्था चलाने के लिए अंग्रेजों ने किस प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाई थी, रैयतवाड़ी, जमींदारी और महलवाड़ी व्यवस्था, और किस प्रकार से उन्होंने किसानों को नील की खेती और अफीम की खेती करने के लिए बाध्य किया था, और किस प्रकार से फिर नील विद्रोह होता है। ये हमने इस चैप्टर में देखा है। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।